Good morning, student. Today we discuss nutrient cycle. What is nutrient cycle? Okay, तो क्या होता है nutrient cycle? The movement of nutrient through the various component of ecosystem again and again is called nutrient cycle. ठीक है, न्यूट्रिएंट का, न्यूट्रिशन का वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट के साथ मूव करना, बार बार एक से दूसरे में जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? बायो जियो केमिकल साइकिल। ओके, अब देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल है। और इसमें आपका बायो जियो केमिकल साइकिल में न्यूट्रिएंट साइकिल का भी डिफिनेशन है। जैसे अगर इस बायो जियो केमिकल साइकिल को उल्टा कर दें हम लोग, क्या साइकिल, तो लिखे यहां से ए साइकिल। ओके, ए साइकिल और किसका? साइकिल के बाद क्या है? केमिकल, केमिकल। ओके, ए साइकिल ऑफ केमिकल बिटवीन किसके किसके बीच? तो जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, या जियोलॉजी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर के बीच अगर ये देखा जाए तो आने की केमिकल, न्यूट्रिएंट केमिकल का जो मूवमेंट होगा वो किसके किसके बीच होगा? जियोलॉजिकल फैक्टर और जीव जंतुओं के बीच होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल। ओके, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स present at any time in the growth medium of an ecosystem is called a standing state. जितना न्यूट्रिएंट किसी इकोसिस्टम में रहेगा किसी स्पेसिफिक टाइम पे, वो क्या कहलाएगा? उस टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैंडिंग स्टेट। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा था क्या? न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसको हम लोग एक और नाम बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल, वो भी देख लिए। साइकिल किसके किसके बीच? केमिकल का जो मूवमेंट होगा वो जियोलॉजिकल फैक्टर है ना, और क्या बायोलॉजिकल फैक्टर इसके बीच होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे इकोसिस्टम में ये बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो केमिकल्स का मूवमेंट होता है, वो कितने तरह का है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल में ये जो साइकिल चलता है, ये जो साइकिल चलता है वो दो तरह का साइकिल, एक है गैसियस साइकिल और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, पहला गैसियस, दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल। अब जो है गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या देखते हैं? मटेरियल इन्वॉल्व इन साइकिल आर गैसेस और वेपर। यानी कि गैसियस साइकिल में क्या इन्वॉल्व होगा साइक्लिक मूवमेंट में? तो गैसेस और वेपर। जैसे अगर एग्जांपल में हम लोग देखें तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन का मूवमेंट हो गया, ऑक्सीजन का मूवमेंट हो गया, नाइट्रोजन का मूवमेंट हो गया और वाटर वेपर का मूवमेंट हो गया। ओके, वहीं अगर सेडिमेंट्री साइकिल में देखें तो नॉन गैसियस सब्सटेंस जो आपका मूव करता है साइक्लिक फॉर्म में, कहां पे? इकोसिस्टम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल। मटेरियल इन्वॉल्व इन साइकिल आर नॉन गैसियस। ओके, इसमें क्या आता है? फास्फोरस, ये गैसियस फॉर्म में नहीं, ये आपको कहां मिलेगा? चट्टान में मिलेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ओके, तो ये सारा जो है वो आपका सेडिमेंट्री साइकिल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दो तरह का होता है साइक्लिक मूवमेंट, एक गैसियस साइकिल और दूसरा जो है वो आपका सेडिमेंट्री साइकिल। अब हम लोग देखेंगे गैसियस साइकिल में एक हम लोग कार्बन साइकिल, एनसीईआरटी में दो ही साइकिल के बारे में डिस्कस किया गया है। एक आपका है कार्बन साइकिल और दूसरा है आपका फास्फोरस साइकिल। दोनों ही साइक्लिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता ही जाता है। कार्बन साइकिल,
ओके, तो हम लोग देखेंगे आज कार्बन साइकिल। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर हम लोग बात करें कार्बन का, तो कार्बन कंपोनेंट, कार्बन कंपोनेंट, कार्बन कंपोनेंट जो है, कार्बन कंपोनेंट ऑफ कार्बन कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बन कंपोनेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। ओके, क्या देखते हैं हम लोग, हमारा सेल किससे बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म, कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन। किससे बना हुआ है, कार्बन से। जैसे हमारे प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारे प्रोटोप्लाज्म में होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम। ठीक है, तो ये सारा जो है, ये सारा सब्सटेंस जो है, वो आपका सब में क्या है, सब में आपको क्या मिलेगा, सब में आपको कार्बन मिलेगा। ये सब में जो है आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। तो हमारा प्रोटोप्लाज्म का ये पार्ट है, जिससे हमारा प्रोटोप्लाज्म ही सेल बनाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो क्या है, आपका कार्बन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन आपका जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। अगर हम लोग बात करें कि हमारे बॉडी में, ठीक है, इन एनिमल एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में 49% क्या रहता है, कार्बन रहता है। एंड अदर जो है वो आपका क्या रहता है, अदर जो है वो आपका क्या रहता है, वाटर। ओके, तो एनिमल के बॉडी में 49 ड्राई वेट का, अगर ड्राई वेट निकाले तो 49% किसका है, कार्बन का है। और बाकी जो है नेक्स्ट जो आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अगर हम लोग बात करें, देखें कि कार्बन का सबसे बड़ा सोर्स तो 71% कार्बन dissolved in ocean, dissolved in ocean। 71% कार्बन जो है वो डिजॉल्व होता है ओशियन में। ओके, और क्या, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, आप लोग जानते होंगे, फ्यूल ऑल्सो represent reservoir of कार्बन। ओके, ये भी आपका क्या शो करता है, कार्बन का। और अगर हम लोग देखें कि इन अर्थ, अर्थ पे जो है, अगर हम लोग देखें अर्थ में जो है टोटल, टोटल कितना कार्बन का फिक्सेशन होता है पर ईयर, तो अगर उस चीज को देखें तो लगभग जो है इन अर्थ, सॉरी, इन अर्थ 4 into 10 to the power 14, ठीक है, 4 into 10 to the power 14 kg कार्बन, kg कार्बन फिक्स इन पर ईयर। ओके, पर ईयर जो है इतना केजी कार्बन फिक्स होता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए। अगर हम लोग देखना चाहे तो हम लोग किससे बने हुए हैं, कार्बन से। इसीलिए हम लोग अपने आप को ऑर्गेनिक के ग्रुप में रखते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे साइक्लिक फॉर्म, ये कैसे, इसका साइकिल कैसे चलता
है। ओके, इसका साइकिल कैसे चलता है, ये अपने आप को इकोसिस्टम में कैसे रेगुलेट करता है। तो चलो, रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, इकोसिस्टम के लिए। अभी जो कोरोना चल रहा है, अगर एक सेंस से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेचर अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। तो उसी तरह अभी हम लोग देखेंगे कार्बन का रेगुलेशन। ओके, तो कार्बन कार्बन CO2 ये सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ रहेगा, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में रहेगा। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर से कुछ इसका क्या होता है, केमिकल कंबंशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ तो ये जो है कार्बन रॉक्स, कार्बन रॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, केमिकल कंबंशन हुआ, कार्बन रॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। और ये जो है फिर आपका वॉल्केनिक एक्टिविटीज या फिर जो है माइनिंग, है ना, माइनिंग, ये सब के द्वारा जो है ये क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जब माइनिंग हुआ या वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुआ तो इसका जो है ये टूटा, फिर जो है कहाँ चला गया आपका, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से आता है एटमॉस्फेयर में, एक ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन, ओके, इस कार्बन को कौन यूज करता है, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में यूज करता है कौन, प्रोड्यूसर। ओके, कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर। पेड़ पौधा रिस्पायरेशन में क्या लेता है, पेड़ पौधा रिस्पायरेशन में आपका ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जान लीजिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ टेक O2 ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। बट यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या चीज, फोटो, फोटोसिंथेसिस के टाइम में ये क्या लेगा, CO2 लेगा। तो प्रोड्यूसर CO2 लिया, और इस प्रोड्यूसर को, पेड़ पौधा को कौन खा रहा है, तो कंज्यूमर। ठीक है, कौन खा रहा है, कंज्यूमर। तो ये जो है कार्बन प्रोड्यूसर के पास है, और ये प्रोड्यूसर से किसके पास गया ये गया आपका कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर क्या है, रिस्पायरेशन करेगा, ये भी रिस्पायरेशन करेगा, दोनों रिस्पायरेशन करेगा। ओके, तो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में दोनों जो है वो क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा, और वो पुनः कहाँ चला गया, वो चला गया आपका एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जब ये रिस्पायरेशन किया तो CO2 फिर कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये हो गया। दूसरा जो है, अगर हम लोग देखें ये प्रोड्यूसर, ओके, ये प्रोड्यूसर जो है या कंज्यूमर, दोनों डेथ करता है। ठीक है, डेथ, डेथ किया, तो डेथ के बाद इस पे जो है वो कौन एक्ट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको तोड़ करके फिर कहाँ पहुंचा देगा CO2 को, एटमॉस्फेयर में। या फिर हम लोग देख सकते हैं कि बर्न करने के बाद, है ना, जब जलाते हैं किसको, प्रोड्यूसर को या फिर कंज्यूमर को, बर्निंग, बर्निंग, बर्निंग के बाद ये जो है ये पुनः जो है वो कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। तो ये जो हम लोग देखें साइक्लिक प्रोसेस कैसे कैसे जो है वो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर से आता है, और एटमॉस्फेयर में जो है पुनः चला जाता है। ये आपका था कार्बन साइकिल। ओके, नोट्स में भी एक डायग्राम आपका है, नोट्स आपको कॉलेज वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप लोग को पता होगा कॉलेज वेबसाइट। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कार्बन साइकिल के बाद फास्फोरस साइकिल। ओके, फास्फोरस साइकिल, तो कार्बन साइकिल कंप्लीट, फास्फोरस साइकिल स्टार्ट करेंगे। फास्फोरस भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फास्फोरस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फास्फोरस साइकिल। ओके, फास्फोरस इज मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अगर हम लोग अपने बॉडी की बात करें
तो ये फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे लिए। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आपका क्या है, फास्फोरस है। और फास्फेट को जान लीजिए कि फास्फेट को हाई एनर्जी बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और ये यही एनर्जी क्या करता है, सेल में जो है फास्फेट की सेल को एनर्जी देने का काम फास्फेट ही करता है। तो सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर में फास्फेट, और क्या बहुत सारे जीवों में क्या करता है, बोन्स बनाता है, सेल बनाता है, बनाता है कौन, फास्फोरस। अगर हम लोग इसका नेचुरल रिजर्वायर की बात करें फास्फोरस का, तो वो क्या है, रॉक्स है, रॉक्स है। ठीक है, ये जो है आपका फॉस्फेट कंटेन करता है। ओके, तो अब इसका साइक्लिक फॉर्म कैसे चलता है, ये फास्फोरस साइकिल कैसे कंप्लीट करता है फास्फोरस, उसको हम लोग देखेंगे। तो फास्फोरस का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या हो गया आपका, वो फास्फोरस का सोर्स हो गया क्या, रॉक्स। ओके, फास्फोरस का सोर्स क्या हो गया, रॉक्स। अब ये जो है चट्टान के फॉर्म में है। फिर क्या करता है ये, वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा, वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा ये जाकर के किससे मिलता है, ये जाकर के मिलता है आपका सॉइल से, किससे, सॉइल से। ओके, और ये जो है सॉइल को कौन यूज करता है, बच्चा लोग आप लोग जानते हैं, सॉइल से फास्फोरस को कौन लेगा, प्रोड्यूसर, कौन लेगा, प्रोड्यूसर। ओके, अब इस प्रोड्यूसर से ये फास्फोरस किसके पास जाएगा, तो कंज्यूमर के पास, है ना, किसके पास गया, कंज्यूमर के पास। और कंज्यूमर के बाद ये जो है वो इस पे कौन एक्ट करेगा। अब देखो, जब कंज्यूमर डेथ कर जाता है ना, आफ्टर डेथ, है ना, डेथ किया, तो इस पे कौन एक्ट करता है, डिट्रस। ओके, कौन एक्ट किया, डिट्रस। अब जो है डिट्रस ये एक्ट करने के बाद ये इसको जो है डिकम्पोज करके क्या किया, डिकम्पोज करके कहा मिला दिया, ये आपको मिला दिया पुनः सॉइल में। आप एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, ये प्रोड्यूसर ये भी जब डेथ करेगा, ये भी आपका जो है वो डेथ करेगा। तो डेथ करने के बाद इसको भी जो है वो डिकम्पोज करेगा, इसको भी डिकम्पोज करके कहा मिला दिया, सॉइल में। अब ये जो है रॉक से आया और इस प्रोसेस के द्वारा रॉक से सॉइल में गया। अब देखिए, और सॉइल से फिर प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर, कंज्यूमर से फिर जो है इस पे डिटेक्टर सेट किया और उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला दिया। फिर बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, जब बारिश होती है तो सॉइल में जो फास्फोरस है वो आपका क्या होता है, रन ऑफ करके वर्षा के पानी के साथ ये कहाँ चला जाता है, ओशियन में चला जाता है। तो ये आपका जो है फास्फोरस साइकिल है। और देखिए फास्फोरस का जो है वो रॉक्स, ये पुनः रॉक्स के फॉर्म में नहीं आता, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग एक और मतलब बोलते हैं कि इसका सोर्स क्या है, सीमित है। चलिए, तो यहाँ के साथ ये चैप्टर में हम लोगों का समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वो होगा आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। धन्यवाद।